हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से लाइव आइए, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास में हम लास्ट यूनिट के 3 चैप्टर, पूरी थियरी, पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे पीवाईक्यूज के साथ खत्म करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाएंगे लाइव, स्टार्ट करेंगे क्लास। हेलो प्रवल, कौशल, अफान, शशि, राजेश, जाकिया, गुड बाय ब्रो, ओके, शिवांगी, जाकिया एंड विवेक आर्या। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ भाई सभी लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो अवंतिका, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो एक थोड़ा सा गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज हमारा ये आज हमारा ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये हमारा पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा तो कल की क्लास में 7:30 बजे मैं आपको पूरी बायोलॉजी के 10 सालों के पेपर को सॉल्यूशन के साथ कराऊंगी क्लास में। ठीक है, जिसमें हमारे पास MCQ होंगे, छोटे छोटे प्रश्न होंगे और बड़े बड़े प्रश्न होंगे। ठीक है, ओके। तो कल तो पक्का आना है हर किसी को, और आज भी आना ही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये हमारा लास्ट यूनिट है, तो इस पर बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके। अरे थैंक यू सो मच प्रवल। अच्छा हाँ, एक और चीज है, आप लोगों का बहुत प्यार हमें मिलता है। हमने अपने चैनल पर 10K सब्सक्राइबर कर लिए हैं भाई। आप सभी के लिए क्लैपिंग, और एक बार क्लैपिंग बनती है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं क्लास। ठीक, ओके जी, हाँ जी, शुरू करते हैं। थैंक यू प्रवल, थैंक यू। चलो अब देखो, 3 चैप्टर है हमारे पास, जीव और समष्टि, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उनका संरक्षण। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर हमारे हैं, इनके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग हफ्सा, बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। ओके ठीक है अवंतिका, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करें? यस गाइस, चलो ओके। अब देखो, सबसे पहले हमें समझना है समष्टि क्या होती है। समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो ये है कोई एरिया, और इस एरिया को हमने मान लो कह दिया तालाब। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक निश्चित जगह है। ठीक है, ये है हमारा एक निश्चित जगह। ठीक, इस निश्चित जगह में कोई एक प्रकार का जीव रह रहा है। ठीक, जैसे कि कमल का पौधा, ये क्या है भैया जी? तालाब। ठीक, इस तालाब में क्या रह रहे हैं? एक जीव का समूह जो एक साथ रह रहे हैं। इसे हम कहते हैं समष्टि। यानी कहने का मतलब एक विशेष क्षेत्र, एक ही जाति का ऐसा समूह जो एक साथ रहते हैं, एक साथ संसाधनों को साझा करते हैं, उन्हें हम समष्टि यानी कि जनसंख्या कहते हैं। ओके जी, हाँ ना? ओके, क्लियर? चलो अब देखो, अगला है हमारा समुदाय किसे कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये हमारा एक निश्चित क्षेत्र है, मान लो हमने कहा भैया ये तालाब है, एक निश्चित जगह है। इस तालाब में हमें क्या दिख रहा है? कमल का पौधा। लेकिन कमल के पौधे के साथ साथ इसमें हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे जीव भी। मान लो ये है शैवाल, और हमें यहां पर कुछ मछलियां भी दिख रही हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है? बहुत ही छोटी मछली। अब देखो,
हमने कहा कि एक निश्चित सी जगह में बहुत सारे जीवों का ऐसा एक ग्रुप जो एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, जैसे कि कमल, शैवाल, मछली एक साथ मिलजुल कर एक निश्चित जगह में रह रहे हैं, इसे हम कम्युनिटी यानी समुदाय कहते हैं। ओके, हाँ जी, बातें कम करूंगी भाई मैं। ओके अभय, जाकू मंगल, बातें कम करेंगे, ठीक। अगला हमारा टॉपिक पूछ लिया जाता है जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, ठीक। अब क्या है, कह रहा है एक साल में 1000 लोगों में जितने लोग जन्म लिए हैं उसे हम कहते हैं जन्म दर। एक साल में 1000 लोगों में जितने लोग पैदा हुए हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं, ठीक। सेम ऐसे ही एक साल में 1000 लोगों में जितने लोग मर गए हैं उन्हें मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक। ओके, दो चीज समझ में आई। डेफिनेशन पूछता है, एक साल में 1000 लोगों में जितने लोगों का जन्म हुआ है वो जन्म दर, एक साल में 1000 लोगों में जितने लोग मर गए हैं मृत्यु दर, ठीक। अगेन, अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आयु पिरामिड यानी एज पिरामिड। बस मैम नेम ले लेते तो स्पैम ना करना पड़ता। अच्छा ओके 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 भाई, नाम तो ले लेंगे। हेलो आदित्य, पीडीएफ आपको कम्युनिटी में मिलता है, ठीक है, कम्युनिटी में मिलेगा। चले आगे बढ़े, ठीक है। कह रहा है आयु पिरामिड यानी एज पिरामिड क्या होता है, ठीक है। और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ ना, हमारे क्लास में बच्चे अचानक बहुत कम हो गए। पहले हमारी क्लास में 70 मिनिमम बच्चे होते थे, आज हमारी क्लास में मिनिमम 20 बच्चे रहते हैं। तो या तो आप लोग शेयर नहीं करते या तो आपको मजा नहीं आ रहा है ना, दो में से एक ही काम है। चलो आप देखो आयु पिरामिड क्या होता है। सबसे पहले आयु पिरामिड ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कह रहे विशेष जनसंख्या में बहुत सारे आयु वर्ग के लोग रहते हैं, इनमें हमने पूर्व प्रजनन वाले, जनन अक्षम और पश्च प्रजनन वाले आयु के समूहों का एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस ग्राफ को एक सेकेंड, इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इसे हम आयु पिरामिड कहते हैं। अब मुझे याद से एक चीज बताने दो और सुनो, ठीक। कह रहा है कि हमें 3 लोगों का ग्राफ बनाना है, एक बच्चों का, एक युवा वर्ग का जो जनन कर सकते हैं और एक वृद्ध लोगों का, ठीक। इन 3 लोगों के ग्राफ का प्रेजेंटेशन एज पिरामिड या आयु पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। आयु पिरामिड की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे के हिस्से में युवा आयु के लोग आते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वृद्ध लोगों की। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना एकदम। जन्म पूर्व का मतलब है ऐसे बच्चे जो जनन नहीं कर सकते, जनन अक्षम का मतलब है ऐसे वयस्क लोग जो जनन कर सकते हैं, जन्मोत्तर का मतलब है बूढ़े लोग, ठीक है। ओके जी, अब हम इन तीनों के आधार पर पिरामिड बनाएंगे। हमने कहा कि सबसे नीचे जो भी हम पिरामिड का ग्राफ बनाते हैं, सबसे नीचे हमारे जन्म पूर्व लोग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे लंबा है, इसका मतलब जन्म पूर्व लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके ऊपर जो नीले रंग का दिख रहा है हमें,
ये नीले रंग के जो है ये दोनों ही पिरामिड हमें जननक्षम लोगों के दिख रहे हैं। अब हमें ये ध्यान से दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनकी संख्या घटती चली जा रही है। तो सबसे ज्यादा संख्या कितनी है? जन्म पूर्व लोगों की। उसके बाद जनन वाले लोगों की संख्या उनसे कम है, और सबसे कम लोग कौन है? वृद्ध अवस्था वाले लोग। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये है वृद्ध अवस्था वाले लोगों के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जन्म पूर्व लोगों की संख्या ज्यादा, जनन करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी कम, और सबसे कम बूढ़े लोगों की संख्या है, तो ये जो जनसंख्या का आयु पिरामिड है ये बढ़ता हुआ क्रम का दिखाएगा। ठीक है, यस डाकू मंगल जी, बिल्कुल होगा। ठीक, अब देखो स्थिर जनसंख्या कब होगी? स्थिर जनसंख्या तब होगी जब जन्म पूर्व और जनन करने वाले लोगों की संख्या हमेशा बराबर होगी। यानी बच्चों की संख्या और युवा वर्ग के लोगों की संख्या अगर बराबर है तो ये जनसंख्या का आयु पिरामिड स्थिर है। लेकिन यहां एक चीज उल्टी हो जाएगी, अगर जनन पूर्व लोगों की संख्या कम है, युवा वर्ग ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धावस्था कम होती जा रही है, तो इस तरीके का आयु पिरामिड घटता हुआ है। ये तीनों एग्जाम में बनाने के लिए आता है। ठीक है, ओके, हाँ ये सब सा ओके जी, हाँ बोलो, यस। अब देखो, अगर हम जनसंख्या का घनत्व निर्धारित करें, जनसंख्या का घनत्व निर्धारित करें, तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं, जन्म दर का मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं, जितने लोग हमारी जनसंख्या में बाहर से आ रहे हैं, अगर सिर्फ इन दोनों का रेशियो देखें तो हमारा जनसंख्या का घनत्व हमेशा बढ़ेगा। यानी अगर हम प्लस और प्लस लेकर के चढ़ें तो इस तरीके से हमारा जनसंख्या घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। अब आप कहोगे मैम प्लस और प्लस क्या है? हमने कहा हमारी जनसंख्या में लोग पैदा हो रहे हैं यानी जुड़ रहे हैं, यानी ये साइन क्या है? प्लस का। हमने कहा हमारी जनसंख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं यानी ये भी क्या कर रहे हैं? प्लस का काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी जनसंख्या में लोग जन्म ले रहे हैं और बाहर से आप्रवासन कर रहे हैं तो हमारा समष्टि घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि मरने वाले लोगों की संख्या और छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो हमारा समष्टि घनत्व क्या होगा? घटेगा। यानी अगर हम माइनस और माइनस की बात करेंगे तो इस कंडीशन में समष्टि का घनत्व घटेगा। कैसे? लोग मर गए यानी हमारी जनसंख्या से बाहर चले गए, लोगों ने जनसंख्या छोड़कर कहीं और प्रवासन कर लिया यानी जनसंख्या से बाहर चले गए। ठीक है, ओके। अब वही तो मैं कह रही हूँ भाई, व्यूज कम क्यों हो जा रहे हैं? प्लीज शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ भी लीजिए। अच्छा प्रवल, थैंक यू प्रवल। ओके, ठीक है, चलो अब देखो, अब हुआ क्या? समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? यानी कि समष्टि के अंदर दो जीव आपस में किस तरीके से मिलजुल कर रह सकते हैं, उनकी क्रियाएं कैसे हैं? थैंक यू शिवानी, शिवांगी सॉरी, थैंक यू। ठीक, अब देखो, हमने कहा दो जाति ले लेते हैं, जाति अ, जाति ब।
प्लस का मतलब है लाभ, माइनस का मतलब है हानि, शून्य का मतलब है ना तो लाभ ना ही कोई हानि। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर एक जाति प्लस में है और दूसरी जाति भी प्लस में है, यानी दोनों जातियों को अगर लाभ हो रहा है, तो इस तरीके का संबंध सहोपकारिता कहलाता है। ठीक, अगर एक जाति हानि है और दूसरी जाति को भी हानि है, तो इस तरीके का संबंध स्पर्धा कहलाता है। अगर एक जाति को लाभ है, दूसरी जाति को हानि है, तो इस तरीके का संबंध परभक्षण कहलाता है। अगर एक जाति को लाभ, दूसरे को हानि है, तो इसे हम परजीविता भी कह सकते हैं। अगर एक जाति को लाभ और दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि है, तो दिस इज सहभोजिता। एंड अगेन, एक को हानि, दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि, इस तरीके का सहजीवी संबंध अंतर जाति परजीविता है। ठीक है, ओके। ठीक जी, हाँ जी, इतना समझ में आया तो बोलो यस। चलो, लवली चौधरी, प्रवल, शिवांगी, अभय, शशि, अनुष्का, आदित्य, लिखने के लिए ऐसे आता है, क्वेश्चन पूछ देगा सहोपकारिता, स्पर्धा और परभक्षण क्या होता है बताइए, तो कैसे लिखोगे? सहोपकारिता में एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को भी लाभ होता है, ये दो जीवों के सहजीवी संबंध को दर्शाता है, दैट इज सहोपकारिता। अगर एक जीव को हानि, दूसरे को हानि और दोनों आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसे स्पर्धा कहते हैं। ठीक, अगर एक जीव को लाभ और दूसरे को हानि हो रहा है, तो ऐसा सहजीवी संबंध परभक्षण कहलाता है। इस तरीके से लिखेंगे, है ना? क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब हम पारिस्थितिक तंत्र की तरफ चलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें, तो हमारा जो पृथ्वी है, इसके ऊपर जैविक और अजैविक तत्वों का मिला जुला संगठन पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जैविक तत्व में कौन आते हैं? जीवित जीव। ठीक, अजैविक तत्व में कौन आते हैं? निर्जीव चीजें। ठीक, और यही दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, हाँ, थैंक यू अनुष्का। ठीक है, तो जैविक तत्व दो प्रकार के हो सकते हैं, नहीं तीन प्रकार के। एक तो उत्पादक हो सकता है, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करेंगे, या बहुत हिंदी हो गया, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है? पेड़ पौधे। कौन सी प्रक्रिया के जरिए? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जरिए। ठीक है, ऐसे जीव को उत्पादक कहते हैं। अगर कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, तो उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। अब ये उपभोक्ता अगर शाकाहारी हैं, तब तो प्राथमिक उपभोक्ता है, और अगर द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता है, तो ये सारे के सारे मांसाहारी होंगे। क्लियर? हाँ, क्लियर गाइस? ओके। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। कौन कौन से जीव यहां पर हम लिख सकते हैं? जीवाणु,
और कवक। ठीक है, ये क्या है? अपघटक। अब ये तो बात हो गई जीवित जीवों की, यानी कि जैविक तत्व की। अजैविक तत्वों में क्या क्या देखते हैं? अजैविक तत्वों में जैसे वायु आ जाएगा, जल आ जाएगा, लवण आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। ये सारे क्या हैं? अजैविक तत्व। और इन सभी चीजों को मिलाकर, यानी जैविक और अजैविक तत्वों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र, है ना? अब देखो, जब भी हम कोई फूड चेन बनाते हैं, ठीक, जब भी हम कोई फूड चेन बनाते हैं तो उस फूड चेन में सबसे पहले हम उत्पादक लिखते हैं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि उत्पादक जो होता है ये सबसे पहले क्या क्रिया करेगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ये यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी ये सारे के सारे अकार्बनिक चीजों का यूज करके क्या बनाता है? अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में। ठीक है, क्योंकि उत्पादक प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना रहे हैं तो इस तरीके के जीवों को हम पहले पोषी स्तर में रखते हैं, यानी ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 1 है। ठीक, उदाहरण कौन कौन से हैं? पादप प्लवक, घास और वृक्ष। ठीक है, अब देखो, उत्पादक को कौन खाएगा भाई? उत्पादक को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पादप को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें हम दूसरे पोषी स्तर में लिखते हैं, यानी ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 2 है। कौन कौन से जीव हैं? जंतु, प्लवक, टिड्डा और गाय। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। अब हमने कहा द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जीव हैं, और ये मांसाहारी जीव किसको खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, ऐसे जीव तीसरे ट्रॉफिक लेवल में रखे जाते हैं। पक्षी, मछलियां और भेड़ियां इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और सबसे ऊपर चतुर्थ उपभोक्ता होता है, और ये चतुर्थ उपभोक्ता हमारा सर्वोच्च मांसाहारी है। किसको खा रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता को। कौन से पोषी स्तर पर है? चौथे पोषी स्तर पर। और मनुष्य और शेर हो जाएंगे चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, अब देखो, हमसे एग्जाम में आएगा खाद्य श्रृंखला बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम ये वाली खाद्य श्रृंखला देखते हैं, ए वाली खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ए वाली खाद्य श्रृंखला बना रही हूं। ए वाला जो खाद्य श्रृंखला है वो है जंगल की खाद्य श्रृंखला। अंग्रेजी में खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? फूड चेन। ठीक, तो जंगल का फूड चेन देख लेते हैं भाई। जंगल के फूड चेन में सबसे पहले हमने कहा हमारे पास है पादप। पादप को कौन खा रहा है? हिरन। और हिरन को कौन खा रहा है? शेर। तो ये खाद्य श्रृंखला किसकी है? जंगल की खाद्य श्रृंखला, ये वाली। ठीक,
दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है वो है हमारी घास के मैदान की। ठीक है, घास के मैदान का फूड चेन अगर लिखने को आएगा तब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने कहा घास से शुरुआत करेंगे। घास को किसने खाया? टिड्डा ने। टिड्डा को कौन खा लेगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को किसने खाया? किसी बाज ने खा लिया। ठीक है, सांप को कौन खाया? किसी बाज ने खा लिया। तो ये है हमारा कौन सा फूड चेन? घास के मैदान का फूड चेन, ये वाला फूड चेन। ठीक है, अब हम अपना फूड चेन देखेंगे तालाब का फूड चेन। और ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो जरूरी है ये, है ना। अब देखो, तालाब के फूड चेन में सबसे नीचे आता है पादप प्लवक, यानी वो छोटे छोटे पादप जो पानी की सतह पर तैरते हैं। इन पादप प्लवक को खाने का काम करता है केकड़ा, क्रैब। ठीक, इस केकड़े को खाती है मछली, और इस मछली को कोई बगुला या कोई अन्य पक्षी या सारस खा लेगा। ठीक है, बगुला या सारस। ठीक है, तो ये हमारे 3 फूड चेन है। ये वाला कौन सा है? तालाब का फूड चेन, इसको याद रखना। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, अब हम एनर्जी लॉ पढ़ने जा रहे हैं, 10% नियम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक थियरी है जिसे हम कहते हैं कि भाई ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करी जा सकती है। ठीक है, और इसी नियम को ऊर्जा का नियम कहते हैं। ये ऊर्जा का नियम रेमंड लिंडबैन नाम के वैज्ञानिक ने 1942 में दिया था। ठीक, इस नियम के अनुसार इन्होंने कहा कि एक पोषी स्तर से जब हम दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी की 90% जो ऊर्जा है वो बाकी के शरीर के कार्यों में प्रयोग कर ली जाती है। यानी कहने का नियम कहने का मतलब कि अगर हमने यहाँ पर पादप की बात करी और पादप को खाने वाले हिरन की बात करी, हिरन को खाने वाले शेर की बात करी, और इनको ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर देखना शुरू किया तो कुछ ये वाला हाल होगा। अगर हमने कहा कि पादप के पास 100% ऊर्जा है, ठीक, ये 100% ऊर्जा जो पादप के पास है, इस पादप ने अपने 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा का यूज कर लिया और बाकी का 10% जो ऊर्जा है उसको अगले पोषी स्तर में भेज दिया। ठीक, यानी अगर पादप के पास 100 जूल ऊर्जा है तो 90 जूल ऊर्जा पादप ने अपनी क्रियाओं में यूज कर लिया, 10 जूल ऊर्जा किसको भेज दिया? हिरन को भेज दिया। तो हिरन के पास कितनी ऊर्जा आई? 10 जूल। अब हिरन ने क्या किया? हिरन के पास ये जो 10 जूल ऊर्जा है इसमें से इसने 90% ऊर्जा अपने क्रियाओं में यूज कर ली और बाकी की 10% ऊर्जा को ये किस में भेज देगी? शेर में भेज देगी। ठीक, तो शेर के पास कितनी जूल ऊर्जा आई? 1 जूल ऊर्जा। ठीक, यानी हर पोषी स्तर पर सिर्फ 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है, बाकी की 90% ऊर्जा नहीं। हाँ जी बोलो,
वेरी गुड, 110 1, बहुत बढ़िया। ठीक, मछली का मतलब है बड़ी मछली जैसे शार्क। अरे भाई साहब, अब देखो आ जाते हैं पिरामिड की तरफ, चलते हैं। पिरामिड क्या होते हैं, ठीक है। पिरामिड की अगर हम बात करें तो पिरामिड हमें कुछ अलग अलग प्रकार के पढ़ने जो हमारी किताब में दे रखा है, ठीक है। चलो, है जाकिया मरियम, थैंक यू सो मच। हाँ आदित्य, मैडम तो थैंक यू बोलने के लायक ही नहीं है, जाकिया मरियम ने तुम्हारी मदद ज्यादा कर दी है, हैं? यही हो रहा है। ओह, इधर ही है भाई, मम्मी का फोन आ गया था, मम्मी का चश्मा नहीं मिल रहा है, ठीक है, और चाबी नहीं मिल रही है, तो मम्मा जी मुझे ही बोल रही थी अरे क्लास नहीं खत्म हुआ है, तुम लोग को बड़ा पीटूंगी मैं, है ना। मतलब यहाँ मोबाइल में तुम्हारे सामने तो बात नहीं कर सकती ना, है ना। तुम लोग अगर 2 मिनट आदमी सांस ले लेना तो तुम लोग उसकी ऐसी तैसी मचा देते हो, हैं। चलो, अरे हम हैं भाई। लवली चौधरी, संकल्प जी, संकल्प सर की प्यारी टकली ये क्या नाम होता है भाई। अवंतिका, ठीक है। अवंतिका, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा भाई आपका, बहन सॉरी। वेलकम बैक मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मेरी माता फिर से फोन कर रही हैं। तुम्हें पता है मम्मियों को समझ नहीं आता, हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो मम्मियों को कुछ समझ नहीं आता, उनको बस उस समय उनका काम होना चाहिए, उस समय उनका काम होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ, बैक टू द टॉपिक गाइस। संख्या पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये पिरामिड जीवों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। जीवों की ये जो संख्या है, ठीक, जीवों की ये जो संख्या है उसको आप अपने दिमाग में जरा इमेजिन करो, ठीक। कैसे इमेजिन करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में क्या है तो क्या बताओगे? जल्दी जल्दी आंसर दो। चलो अब है, ओके आदित्य, बताओ बताओ। लक्ष्मी, ठीक,
अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में क्या मौजूद है तो क्या बताओगे? आंसर गाइस फटाफट। चलो नहीं, अपघटक से रिलेटेड नहीं, अपघटक वो साइड करो। पानी शिवांगी, जीवित जीवों में, जीवित जीवों में प्लांट है, ठीक है नैन्सी, वेरी गुड, प्लांट है। अपघटक नहीं, अपघटक को छोड़ दो, अरे अपघटक छोड़ दो, है ना, अपघटक छोड़ दो। जीवित जीवों में, जीवित जीवों में क्या है? प्लांट है, वेरी गुड, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? प्लांट है। अब देखो, हमने कहा प्राथमिक उत्पादक हमारे सबसे ज्यादा हैं, इस वजह से हमने बहुत लंबा खींच दिया इसको, ठीक। फिर हमने कहा प्लांट को खाने वाले। अब मुझे एक बात बताओ, शाकाहारी जीव कितने हैं? पादप से थोड़े कम, है ना। गाय, भैंस, हिरन, ये सारे जो जीव हैं वो पादप से थोड़े कम हैं, तो हमने उनको थोड़ा और कम बनाया। द्वितीयक उपभोक्ता कितने हैं? पादपों को खाने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या हमने कही प्राथमिक उत्पादक से कम है। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जीव जो होते हैं वो थोड़े और संख्या में कम होते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं। मुझे एक बात बताओ, शेर की संख्या कितनी है? कम है ना, हाँ। तो शेर की संख्या कम है, इस वजह से इनका क्या हो गया? सबसे कम संख्या के लिए इनकी पिरामिड बनाई। इस तरीके का जो पिरामिड है, ये पिरामिड जीवों की संख्या दर्शा रहा है, ठीक। ये जीवों की संख्या कहां पर दर्शा रहा है? घास के मैदान के लिए दर्शा रहा है, ठीक। तो ये पिरामिड किसके लिए? घास के मैदान के लिए। अब आगे बढ़ो, कह रहे कुछ पारिस्थितिक पिरामिड की अगर हम बात करें, जैसे जमीन पर रहने वाले जीवों के पिरामिड की बात करें, स्थलीय पिरामिड की, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे जो नीचे के जीव हैं, उत्पादक हैं, वो सबसे ज्यादा है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा उत्पादक, और जैसे जैसे पोषी स्तर में बढ़ते जाएंगे संख्या कम होती जाएगी। यानी स्थलीय पारितंत्र में हमारा जो पोषण के आधार पर भी पिरामिड है वो सीधा बनता है। ओके जी, हाँ तुम लोग आपस में बतियाते रहते हो, हाँ कि ना? हाँ, ओके। लास्ट में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी जल के अंदर पिरामिड की बात करें, यानी अगर हम पानी के अंदर पिरामिड की बात करें तो वो हमेशा उल्टा बनता है। और ये कौन सा पिरामिड है? जैव भार के आधार पर। अब मुझे बात बताओ, पानी के अंदर जो छोटे छोटे शैवाल हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उनका भार व्हेल मछली से तो कम होगा, ठीक। तो हमने कहा भैया जो मछलियां हैं वो बहुत भारी होती हैं, लेकिन पानी के अंदर जो उत्पादक है वो कम भारी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या बता दिया? क्या बता दिया? उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड एक और तरफ होता है, अगर आपसे पूछ ले पेड़ का कोई पिरामिड बताओ जैव मात्रा का, तो पेड़ का भी जैव मात्रा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। इसको तो रट लो भैया, जैव मात्रा के आधार पर पेड़ का भी पिरामिड उल्टा होता है। ओके एवरीवन, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, ओके। अब आ जाओ प्रश्नों के झुंड पर। तैयार हैं सभी लोग? प्रश्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न ही करने में मजा आता है। चलो सभी लोग रेडी हो जाओ। क्वेश्चन दे रही हूं, पोल स्टार्ट करूंगी, ABCD के फॉर्म में आंसर देना है, और ABCD लिखोगे, पोल आपका आंसर अपने आप कैच कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैविक विविधता की बहुलता का निम्न में से कौन सा एक कारण है? फिर से देखो, क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
जैविक विविधता की बहुलता का निम्न में से कौन सा एक कारण है? चलो भाई, निम्न में से कौन सा एक कारण है जैविक विविधता का? चलो देखते हैं आंसर कौन देगा। पहला ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय अक्षांश कई मिलियन वर्षों तक लगभग आबादित रहा। उष्णकटिबंधीय वातावरण का कम मौसमी अपेक्षाकृत अधिक स्थायी और पूर्वानुमेय है। उष्णकटिबंधीय में अधिक और सौर ऊर्जा उत्पन्न है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता ज्यादा है, या सारा का सारा? आंसर एवरीवन, आंसर देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैव विविधता की अगर हम बात करें, चलो यहीं पे समझते हैं, तो जैव विविधता जो होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी ऐसे क्षेत्र में जहां पर गर्मी बहुत अच्छी है वहां पर हमेशा ज्यादा होती है। इसका पूछ रहा है कारण क्या क्या है। तो पहला कारण तो यह है कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदलता नहीं है। हमारे यहाँ मौसम जो बदलते हैं ये रहने लायक है, यानी ऐसा विकराल रूप से मौसम नहीं बदलता। और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा बहुत अच्छी होती है जिससे हम अच्छी फसलें उगाते हैं, यानी करेक्ट आंसर इज डी। अब देखो 8.3% बच्चों ने सही जवाब दिया है, सिर्फ अफान खान ने सही जवाब दिया है। ठीक है, सभी लोग क्लैप करेंगे अफान खान के लिए। वेरी गुड अफान खान, वेरी गुड, वेरी गुड। डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे जातीय विविधता डैश है जैसे कि हम डैश दूर डैश की ओर जाते हैं। चलो सोनम आंसर, चलो भाई आंसर दे दो फटाफट से। जातीय विविधता डैश है जैसे ही हम डैश दूर डैश की ओर जाते हैं। चलो बोलो फटाफट, फिर से मैं समझा रही हूं। जब भी हम, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हमने कहा ये बीच में हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, हमने कहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है ये ध्रुवीय क्षेत्र है। जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्र पे जाएंगे जातीय विविधता कम होती जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, पहले पोल शुरू कर दे रही हूँ फिर आंसर। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जातीय विविधता डैश है जैसे ही हम डैश दूर डैश की ओर जाते हैं। चलो बताओ, आंसर दे दिया है मैंने, आंसर बता दिया है। अब गलत नहीं होना चाहिए, अब तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। जातीय विविधता डैश है जैसे ही हम डैश दूर डैश की ओर जाते हैं। चलो भाई, वेरी गुड। जातीय विविधता घटती है जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों पर जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 90% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। अनुष्का, प्रबल, यू, नैन्सी, क्यूट गर्ल, शिवांगी, आयुषी, अभय, पीहू, अफान, अवंतिका और आकाश। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी पर पाई जाने वाली जातियों की अनुमानित संख्या के संबंध में सही नहीं है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो जातियों की संख्या के आधार पर बिल्कुल गलत है भाई। पहला ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट के द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की कुल संख्या 7 मिलियन मानी गई। दूसरा कह रहा है अभी
सभी अभिलिखित जातियों में से 70% से अधिक पादप हैं, जबकि जातियों की कुल संख्या में 22% से कम जंतु हैं। तीसरा कह रहा है कीट संपूर्ण जंतु जातियों का 70% से अधिक हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो भाई, पोल इज रनिंग। और मुझे साथ में ये भी बताओ कि कल मैं 10 साल का पेपर डिस्कस करने वाली हूं आप लोगों के साथ 7:30 बजे इसी चैनल पर। तो 10 ईयर के पेपर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से करीब 30 MCQ, 10 वेरी शॉर्ट, 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सभी लोग मुझे बताओ कि कितने इंटरेस्टेड है और क्लास को मैक्सिमम शेयर के साथ आगे बढ़ाना है कल। ठीक है, आज तो आप लोगों को समझ गई हूं मैं, लेकिन कल तुम लोगों को ये काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी क्लासेस पहुंचानी है। ठीक है, तो कल तो आना ही पड़ेगा। चलो भाई, तो यहाँ अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सा कथन सही लग रहा है, गलत लग रहा है? ओ वाओ, अगर देखा जाए तो ये जो कथन है ये गलत है। अनुमानित संख्या में से 70% से अधिक जंतु है और करीब 22% पादप है, ये सही डेटा है। और ये गलत यहाँ पर दे रखा है, इस वजह से बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। नैन्सी और अवंतिका, क्लैप, थैंक यू गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कल 10, अब मेरे को रात भर बैठ के पीपीटी बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 10 साल का बेस्ट 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 क्वेश्चन पूरी बायोलॉजी से कल कराऊंगी। ठीक है, कल जब मैं कराऊंगी तो वहां 7:30 बजे मैं शुरू करूंगी क्लास। बहुत सारे बच्चों को आपको क्लास शेयर करनी है और आप लोगों को बने रहना है उस क्लास में। तो अभी से आप लोग क्लासेस शेयर करना, लोगों को बताना शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं रात भर जग के आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम आप क्लास में आओ, है ना? ठीक है, थैंक यू आकाश खरवार, थैंक यू सो मच। अब देखो, यहाँ पर हमारे 2 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे भारत विश्व के थल क्षेत्र का %% बनाता है, वैश्विक जाति विविधता में %% योगदान देता है, क्या होगा? थैंक यू गाइस, मैं बहुत, आप लोग बहुत बढ़िया हो भैया। अब है नैन्सी, अनुष्का, अवंतिका, थैंक यू, सोनम, थैंक यू। सभी लोग जाकर के फटाफट से उस क्लास को लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइस। अरे अनुष्का एकदम, है ना? अरे कितने घंटे का होगा? जितने घंटे में हो जाए, 2 से 3 घंटे में तो हो ही जाएगा। मेरे को लग रहा है मैं ऐसा करूंगी कि मैं 2 घंटे में क्लियर करा दूंगी, ताकि आप लोगों को ज्यादा ऐसा मतलब डेटा वाला भी प्रॉब्लम ना हो और खाना खाने तक मैं छोड़ दूं। 9, 9:15, 9:30 तक मैं करा दूं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर बताओ। गलत हो रहा है, मैं जितने लोगों के ऑप्शंस देख रही हूँ ना, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है भाई। चलो, एंड इस क्लास को तो लाइक कर दो ना महाराज जी लोगों, हैं? ये क्लासवा में क्या हो गया है, बोलो। चलो, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में भारत के पास वर्ल्ड लेवल पर कितना % जमीन है? 2.4%। लेकिन रहने वाले लोग कितने हैं? 8.1%। यानी करेक्ट आंसर इज डी, यानी 72.7% बच्चा लोग सही। आयुषी, अनुष्का, प्रवल, नैन्सी, अफान, अभय, अनुज, ईशु, आकाश और पीहू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बी सही नहीं होगा तुम्हारा। सच में मुझे लग रहा है सोनम, तुमने जो टकली नाम रखा है ना, तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया है बाल के साथ साथ, है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा तो बाल के साथ साथ दिमाग भी चला गया है। सोनम, ऐसा नहीं करना है। शुक्रिया आकाश, ठीक है, थैंक यू आकाश। चले आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही हम उच्च से निम्न ऊंचाई पर जाते हैं,
जातीय विविधता क्या होती है? कहने का मतलब कि भाई साहब पृथ्वी है, ऊपर से नीचे आते हैं तो जातीय विविधता का हो जाता है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जातीय विविधता का क्या हो जाता है? चलो भाई, ठीक है आकाश रहने दो भाई। पता है मेरे में क्या दिक्कत है? मेरे को भोजपुरी अच्छी आती है, लेकिन दिक्कत बस फंसता ये है कि मैं सिर्फ अपने घर वालों के साथ भोजपुरी बोल पाती हूँ, मैं बाहर मेरे से भोजपुरी नहीं निकलती है। ठीक है चलो आंसर गाइस। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। 87.5% बच्चों ने सही जवाब दिया है। यू, प्रवल, ईशु, अनुष्का, क्यूट गर्ल, आयुषी एंड पीहू, वेल ट्राइड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है रॉबर्ट के द्वारा अनुमानित पृथ्वी पर उपस्थित कुल जातियों की संख्या कितनी है? रॉबर्ट के द्वारा पृथ्वी पर कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं? जल्दी बोलो, रॉबर्ट के अनुसार क्या होगा? कितने लोग रहते हैं भाई रॉबर्ट के अनुसार? रॉबर्ट के अनुसार पृथ्वी पर 7 मिलियन लोग रहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 100%। चलो, यू, अंजलि, अनुष्का, प्रवल, अवंतिका, क्यूट गर्ल, साक्षी, आयुषी, अभय, नैन्सी और माही सोनी, वेरी गुड। और वो कहाँ गई? संकल्प सर की टकली सोनम है। मुझे अब पक्का लग रहा है कि तुमने बाल के साथ साथ ना दिमाग भी उड़ा लिया है। इतना गलत जवाब दे रही हो तुम, बताओ। ये तो भाई डिजास्टर आंसर हो गया, ये बहुत है गलत जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की कुल ऑक्सीजन में इसका कितना % योगदान होता है? ऑप्शन है, हाँ मुझे लग रहा है सोनम, अब यही करो, तुम ट्रांसप्लांट कराओ और ब्रेन को भी ट्रांसप्लांट कराओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले ब्रेनलेस होना सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दीजिए, अमेजन वर्षा वन में वायुमंडल में कितना % ऑक्सीजन का इसका योगदान है? 10, 15, 20 या 30? रॉबर्ट क्या है? रॉबर्ट एक वैज्ञानिक है, ठीक है। खुशबू, सही बात है भाई। चलो 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 आंसर, यस, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बताओ भैया जी लोग एंड बहन जी लोग, कितना % ऑक्सीजन देता है अमेजन वर्षा वन? एकदम स्क्रीन छोड़ दिया ताकि ये भी ना बोलो कि मैम क्वेश्चन ही नहीं दिखता है। ओके, तो कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया है, लेकिन 78% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 20% ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन बनाता है, 78.6%। ईशु, नैन्सी, यू, आयुषी, क्यूट गर्ल, प्रवल, अनुष्का, निष्ठा, अभय, अफान और अनुज प्रजापति, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोटोजोआ प्राणी द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। 6 पीढ़ियों के पश्चात प्रोटोजोआ प्राणियों की समष्टि की क्या संख्या होगी? चलो बताओ, देखते हैं इंटेलिजेंट बच्चे इसको कैसे बता लेते हैं। चलो भाई, इंटेलिजेंट बच्चे इसको बताएंगे। ये सवाल बहुत खतरनाक है। कह रहा है कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ध्यान से सुनना, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, मान लो अमीबा है। अमीबा जो प्रजनन करता है वो द्विविखंडन से करता है, ठीक है। कह रहा है द्विविखंडन अगर इसके शरीर में 6 पीढ़ी तक हो तो कितने अमीबा बनेंगे? अब सोचो,
एक अमीबा ने प्रजनन किया होगा, 2 अमीबा बनाया होगा, ये पहली पीढ़ी हो गई। 2 ने प्रजनन किया होगा, 4 बनाया होगा, ये दूसरी पीढ़ी हो गई। 4 ने प्रजनन किया, 8 बनाया होगा, वो तीसरी पीढ़ी हो गई। 8 ने प्रजनन किया, 16 बनाया होगा, ये चौथी पीढ़ी हो गई। 16 ने प्रजनन किया, 32 बनाया होगा, ये पांचवी पीढ़ी हो गई। और 32 ने प्रजनन किया होगा तो 64 बनाया होगा, ये छठवीं पीढ़ी हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 64। यस और नो एवरीवन? अरे बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। 64 होना चाहिए ना। चलो 100% ला दो तो भाई। 64। कुछ बच्चे 24 क्यों बोल रहे हैं? हमने तो एक्सप्लेन भी कर दिया काहे लिए 24 भाई। हाँ 24 कैसे? 24 कैसे? अब है 24 कैसे? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सबसे पहले अपने बच्चों का नाम देख लेते हैं। 100%। यस, प्रवल शुक्ला, पीहू, यू, अनुष्का, साक्षी, अवंतिका, नैन्सी, क्यूट गर्ल, अफान, ईशू और अभय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी समष्टि में वृद्ध जीवों की तुलना में युवा जीवों की संख्या ज्यादा है, कुछ वर्षों बाद समष्टि कैसी दिखेगी? यानी बूढ़े लोग कम, जवान लोग ज्यादा है। हाँ नैन्सी, इस क्लास का पोल बढ़िया है क्योंकि तुम्हारा नाम हर बार ले रहा है ना, इसलिए। इतनी चालाक लड़की है ना। चलो क्वेश्चन कह रहा है वृद्ध लोग कम है, जवान लोग ज्यादा हैं, तो कुछ साल बाद जनसंख्या की स्थिति क्या होगी? चलो बताओ। अब है पता है मुझे, तुम्हें पता है ये। अब है, बोलो जल्दी बोलो। प्रवल, तुम्हारा नाम ही ऐसा है सोनम कि पोल तुम्हारा नाम ही नहीं ले पा रहा है? और तुम गलत जवाब कितना दे रही हो ये भी तो देखो। गलत जवाब भी तो खूब दे रही हो ना बहन, तो कैसे लेगा पोल तुम्हारा आंसर? कैसे लेगा भाई? अगर वृद्ध लोगों की तुलना कम और जवान लोगों की संख्या ज्यादा है तो जवान बच्चे पैदा कर करके जनसंख्या को बढ़ाने लग जाएंगे, तो जनसंख्या क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। ठीक, करेक्ट आंसर सी। प्रवल, आकाश, नैन्सी, क्यूट गर्ल, अवंतिका, माही, नंदू, ईशू, खुशबू, श्यामदेव, एरिज, नाम लेकर क्या करोगे? अरे भाई साहब, बहुत सारे बच्चे तो अभी अभी आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कह रहे पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। क्यों? क्यों हमें पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य संबंध स्थापित करना होता है? भैया बताओ। पोल शुरू कर दिया है, क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो चलो बताओ सभी, क्या हो जाएगा भाई? और कल की क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है। हाँ, मैक्सिमम शेयर करना है कल की क्लास को। कल हम भयंकर तरीके से 10 साल के पेपर करने वाले, ठीक? तो कल की क्लास शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई, अभी जाकर के क्लास को लाइक करने लग जाओ। चलो, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए। ठीक, तो करेक्ट आंसर 70.6% बच्चे। प्रवल, नंदू, नाम लेकर क्या करोगे? क्यूट गर्ल, ईशू, आकाश, माही, अनुष्का, नैन्सी, पीहू, विवेक और साहिना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? खुशबू, अरे देख रही हूँ खुशबू गोस्वामी आपका मैसेज, है ना? थैंक यू आकाश, थैंक यू। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये तो बच्चों वाला सवाल है,
लेकिन हमारे बच्चे बहुत और छोटे बच्चे हैं, इसी वजह से इस सवाल को लाना जरूरी था। चलो बताओ। अफान, खुशबू, सोनम, आकाश, अनुष्का, शशि, अभय, प्रवल, साक्षी, नंदू, यू, नैन्सी, अवंतिका, निष्ठा, आंसर दो जल्दी जल्दी। चलो बता दो सभी लोग। चलिए भाई देखो, ये 5.6 में जो होगा ना वो गोपी बहू वाला काम कर दिया है उसने, ठीक है। सौर ऊर्जा 94.4%। अवंतिका, प्रवल, अफान, विवेक, नंदू, क्यूट गर्ल, पीहू, यू, माही, साक्षी, निष्ठा, नैन्सी, ईशु, आकाश, अनुष्का, अभय और आशीष, ये है स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य क्या होता है भैया? मनुष्य क्या होता है? शैतान, इंसान, क्या होता है? मनुष्य क्या होता है? चलो, मनुष्य क्या होता है? उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी? बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई, मनुष्य क्या होता है? चलो 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 एवरीवन, चलो भाई। मनुष्य होता है, क्या होता है? है ना, पोल धोखेबाज नहीं है अब है। मनुष्य सर्वाहारी होता है ना, सब कुछ खा लेता है, जो दे दो खाने के लिए सब खा लेगा, ठीक। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यू, अवंतिका, एरीज, माही, प्रवल, साक्षी, नैन्सी, अनुष्का, विकास और ईशु, वेरी गुड एवरीवन। चलो एक और क्वेश्चन, द्वितीयक उत्पादक है कौन है? द्वितीयक उत्पादक है कौन है भैया? द्वितीयक उत्पादक आंसर दे दो फटाफट से। द्वितीयक उत्पादक कौन है? 4 ऑप्शन है, शाकाहारी उत्पादक, मांसाहारी या फिर कोई नहीं। आंसर एवरीवन, हाँ सब कुछ खाने वाला। द्वितीयक उत्पादक कौन है भाई? चलो, द्वितीयक उत्पादक है कौन है? द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक कौन हो जाएगा? अरे महाराज लोग, काहे इतना गलती हो गया? सुनो, हमने कहा सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक को जो खाता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाता है वो होता है तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो हमेशा शाकाहारी होते हैं, ठीक है, एंड बाकी के ये दोनों क्या होते हैं? मांसाहारी, ठीक है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि द्वितीयक उपभोक्ता हमारा मांस भक्षी या मांसाहारी होता है? इतना कंफ्यूजन क्यों है ना? सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। 20% बस बच्चों ने सही जवाब दिया है। अवंतिका, प्रवल, माही और विवेक, सिर्फ इतने बच्चों ने, बताओ, सिर्फ इतने बच्चों ने सही जवाब दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? पोखर का मतलब है तालाब। अगर हम तालाब का पारिस्थितिक तंत्र देखें तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्राथमिक उत्पादक है? बताओ भाई। चलो मैं हेल्प करती हूँ। तालाब के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे पादप, ठीक है, फिर उनको खाता है केकड़ा, फिर उनको खाती है छोटी मछली, और मछली को कोई हंस बगुला कुछ भी खा लेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पादप क्या होते हैं? शैवाल या पादप प्लवक होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्गी, है ना? गुड है जी, एल्गी, वेरी गुड, 95%, बहुत बढ़िया।
नंदू, यू, अभय, आशीष, अनुष्का, निष्ठा, ईशु, क्यूट गर्ल, साक्षी, विवेक, प्रवल, माही, एरीज, नैन्सी, अभय, प्राची, विवेक, विष्णु और अनुज प्रजापति। वेरी गुड गाइस, गुड। यदि जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कौन सा जीव होगा? अगर सोचो हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दूं तो कौन पहले मर जाएगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें तो किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? बोलो फटाफट आंसर। अफान, अनुष्का, अवंतिका, अभय, साक्षी, नंदू, श्यामदेव, प्रबल, माही, अराइज, नैन्सी। आंसर गाइस, यदि कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें तो कौन प्रभावित होगा? कौन प्रभावित होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें, वेरी गुड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पर हटा दें तो उत्पादक प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि उत्पादकों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। चलो, नंदू, यू, विष्णु, निष्ठा, प्रवल, विवेक, संजना, नैन्सी, अनुष्का, ध्रुव, क्यूट गर्ल, अवंतिका, माही, अभय, ईशु, आशीष और अफान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहे एक झील के अंदर दूसरी पोषी स्तर पर कौन से जीव होते हैं? याद करो, एक झील के अंदर, चलो पोल स्टार्ट कर दे रही हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक झील के अंदर दूसरे पोषी स्तर पर कौन सा जीव होता है? चलो, पादप प्लवक को कौन खाते हैं? जंतु प्लवक। जंतु प्लवक को कौन खाता है? मछली। मछली को कौन खा जाएगा? कोई बड़ी पक्षी। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज प्राणी प्लवक। यस और नो एवरीवन? प्राणी प्लवक नो? ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 81.8% बच्चों ने दिया है। बहुत बढ़िया। नैन्सी, ध्रुव, संजना, नंदू, प्रवल, हेमलता, निष्ठा, यू, अनुज, क्यूट गर्ल, विवेक, अभय कुशवाहा, अभय कुमार कसौदन, विष्णु, अनुष्का, माही, ईशु और नाम लेकर क्या करोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? स्पीड अप एवरीवन, जल्दी। और थोड़ा क्लास को लाइक वाइक कर दो भाई। काहे लिए लाइक नहीं करते हो लड़का लड़की लोग? काहे शैतानी करते हो? हैं? क्लास लाइक करने से डर लगता है? चलो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करो फटाफट से भाई। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता, बुरा फील होता है कि हमारे बच्चे क्लास लाइक भी नहीं कर रहे। मतलब क्लास में हमारे 40 बच्चे हैं लेकिन लाइक हमारा 20 है। बताओ, गलत बात। सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे, है ना? और मैं देख रही हूँ लाइक करने को कह रही हूँ तो बच्चे डिसलाइक कर दे रहे हैं। मतलब अजीब हाल है भाई। अब मैं बोलूंगी ही नहीं, ये तो गलत बात हो गई। लाइक करने को कह रहे हैं तो एक लाइक कम कैसे हो गया? अब उसको ढूंढूंगी और उसको करूंगी ब्लॉक, जिसने लाइक हटाया है। रुको जरा। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। देखो अभी बताया था, हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं। 77.3% बच्चे। चलो ध्रुव अगेन। हाँ देखो, किसी ने लाइक हटा दिया भाई। 25 लाइक था 24 हो गया, ये तो गलत बात है। ध्रुव, संजना, आशीष, प्रवल, यू, क्यूट गर्ल, विवेक, अवंतिका, अभय, अनुष्का, श्यामदेव, अनुज, ईशु, अभय कुमार, आकाश, खरवार, विष्णु, माही एंड हरीश।
वेरी गुड एवरीवन, लाइक कर दिए हैं, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ठीक है, ओके। अरे अवंतिका, दो प्रकार के ग्रोथ कर्व होते हैं, ठीक है। सुनो, एक ग्रोथ कर्व होता है पूरा एक्सपोनेंशियल और एक होता है लॉजिस्टिक, ठीक है। तो सांभर इतना हिंदी मत पढ़ो, दो प्रकार के होते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक। अगर किसी, ध्यान से, तुम्हारे लिए बस बता रही हो अवंतिका, क्योंकि तुम मुझे लगता है बहुत बार कमेंट कर चुकी हो। अगर किसी भी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से खाना पीना मिलता रहे तो वो एकदम सीधे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी जीव को खाने के लिए लिमिटेड चीज मिलता रहे तो जब तक उसे भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल जाएगा तब तक वो जनसंख्या बढ़ाएगा। जहां पर भोजन मिल गया वहां पर जनसंख्या बराबर हो जाएगी, सीधी चलती जाएगी। इसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक, ठीक है बहन, हो गया। चलो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? पोल इज रनिंग गाइस, जल्दी बोलो, जल्दी से। ऊर्जा का प्रवाह, हाँ हाँ अब है, बस मैं भी जल्दी कर रही हूं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अरे उससे बोर्ड में इतना सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। और एक बहुत मस्त वीडियो बनाई है, मैं शेयर करूंगी, आप लोग जरूर देखना, फिर आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर को कितना पढ़ना है, ठीक। चलो चलो चलो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक दिशीय, ठीक, वेरी गुड, 94.7, ठीक। अब है संजना, यू, विवेक, ध्रुव, साहिमा, आशीष, दिशा, क्यूट गर्ल, प्रवल, अफान, विकास, ईशु, विष्णु, माही, आकाश, हैरी और अवंतिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन कह रहे, रेड डेटा बुक कौन बनाता है? चलो, रेड डेटा बुक कौन बनाता है? हाँ मैं जरूर भेजूंगी गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं भेजूंगी आपको, जिसमें आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर को कितना पढ़ना है, ठीक है। चलो, रेड डेटा बुक कौन से संगठन बनाता है? स्पीड अप गाइस, ठीक है। चलो, वेरी गुड, IUCN 88.2%। यू, संजना, अनुष्का, अभय, प्रवल, कितने अभय हैं? अभय कुशवाहा, अभय कुमार कसौदन, प्राची, साक्षी, आशीष, ईशु, ध्रुव, हैरी, माही, क्यूट गर्ल, विवेक और अवंतिका, वेरी गुड, बहुत है बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन कह रहे, जैव विविधता की हानि के प्रभाव में क्या शामिल है? जैव विविधता किन प्रभाव से कम होने लग जाती है? चलो बताओ। कह रहा है पादप उत्पाद का कम होना, वातावरणीय अशांति के प्रति प्रतिरोधकता का कम होना, पारितंत्र प्रतिक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल के उपयोग, पीड़कों को रोगों के चक्रों में परिवर्तनशीलता का बढ़ना, या सारा का सारा। ऐसा हम क्या कर दें कि जैव विविधता हानि में चली जाए? यस, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लीडर बोर्ड देखेंगे। चलो भाई जल्दी बता दो, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। चलो, क्या हो जाएगा कि जैव विविधता, भैया सारा का सारा हो जाएगा तो जैव विविधता कम हो जाएगी, 55.6%। चलो, अब है यू, प्राची, संजना, नैन्सी, अफान, दीशा, डाकू मंगल, विवेक और ध्रुव, वेरी वेरी गुड है जी, ठीक है। और कोई सवाल है? चलो एक और सवाल प्लीज, एक और सवाल, एक और सवाल। कह रहा है जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर अविकल्पी रूप से आधारित दूसरे पादप और जंतु जातियां भी विलुप्त होने लगते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कोई जाति विलुप्त होती है तो उससे रिलेटेड बाकी जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जल्दी बता दो,
इसके बाद नो क्वेश्चन, इसके बाद नो क्वेश्चन गाइस। चलो क्या कहेंगे एवरीवन? अगर कोई जाति विलुप्त हो रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं, ऐसा विलुप्तीकरण क्या कहलाता है? अरे बहुत बढ़िया भाई, सह विलुप्तीकरण। ठीक है, सह विलुप्तीकरण। 95.2 यू, ईशु, संजना, दिशा, नैन्सी, अभय, अवंतिका, क्यूट गर्ल, डाकू मंगल, प्राची, अनुष्का, माही, अफान, विकास, विष्णु, प्रवल, नाम लेकर क्या करोगे? विवेक, जय श्री राम और अभय कुशवाहा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आज के हमारी क्लास में टॉप किसने किया है। प्रवल शुक्ला। अरे वाह यार प्रवल, आज तो तुमने बाजी मार ली। प्रवल ने 21 में से 18 प्रश्न के जवाब दिए भाई। क्लैप फॉर प्रवल। ठीक है प्रवल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यू ने 15, अनुष्का, क्यूट गर्ल, नैन्सी, शिवू 15 क्वेश्चन इन्होंने सही दिया है। अभय तुमने 14 क्वेश्चन सही दिए हैं। अवंतिका, माही ने 13 क्वेश्चन, विवेक 11 क्वेश्चन, अफान ने 10 क्वेश्चन, संजना, आकाश ने 7 क्वेश्चन, नंदू, साक्षी, ध्रुव, आशीष, विष्णु, पीहू, निष्ठा ने 6 और 5 क्वेश्चन। प्रवल शुक्ला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। प्रवल को क्लैप से सभी लोग बताओ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवल, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। ठीक है, तो आज की क्लास में वैसे मैं मैक्सिमम बच्चों को कहना चाहूँगी बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया। आज हमने 50% से ऊपर ही स्कोर किया है। ठीक है, कल हम जब आपकी क्लास लेंगे तो कल हम 10 सालों के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उस वीडियो को क्लास को लाइक करिए जाकर और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करिएगा। कल हमें एकदम टॉप अपनी क्लास लेकर जानी है। ठीक है, मिलते हैं गाइज अगली क्लास में। हमारा ये विजेता सीरीज खत्म हो गया है जिसमें हमने वन शॉट के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। मंडे से एक नया सीरीज लॉन्च होगा, लेकिन उसके पहले कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।